सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रीति काव्य से संबंधित उनके रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितने लोग देखते हैं उतना चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं करते हैं और एक कमेंट जरूर किया करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि रीति काव्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का वर्णन इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो पहले जो रीति काव्य के जो पहले कवि माने जाते हैं वो कृपाराम हैं, और कृपाराम का जो जन्म हुआ था वो 1500 ईस्वी में हुआ था। और उनकी जो पहली रचना मानी जाती है हित तरंगिणी, जो है उनकी रीति काव्य की पहली रचना मानी जाती है, जो कि 1541 ईस्वी में रचित मानी जाती है। कौन सी? कृपाराम की हित तरंगिणी जो है वो रीति काव्य की पहली रचना मानी जाती है, जो कि 1541 ईस्वी में रचित है। और यह सभी रचनाएं जो हैं हमने क्रम से लगाई हुई हैं, क्योंकि परीक्षा में इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो नंबर 2 देखते हैं केशव दास। केशव दास का जो जन्म हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था, और केशव दास जो है वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। केशव दास को जो है प्रथम अलंकार सर्वांग निरूपक आचार्य जो है माना जाता है। इनकी पहली रचना से यह सभी जो रचना है वो क्रम से हैं, इसी क्रम में आप याद कर सकते हैं। कवि प्रिया जो है 1601 ईस्वी में रचित मानी जाती है। रसिक प्रिया जो है वो 1591 में रचित मानी जाती है। और वीर देव सिंह चरित जो है 1607 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और रतन बावनी जो है वो 1607 ईस्वी में रचित मानी जाती है। जहांगीर जस चंद्रिका जो है यह 1612 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और विज्ञान गीता जो है वो 1610 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। और यह सभी रचनाएं जो हैं क्रम से लगी हुई हैं, आप इन्हें क्रम से भी ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। नंबर 3 देखते हैं चिंतामणि। चिंतामणि जी का जो जन्म हुआ था वह 1609 ईस्वी में चिंतामणि का जन्म हुआ था। तो इन कवियों को जन्म के आधार पर भी क्रम से लगाने के लिए प्रश्न बन जाता है, इसलिए इनकी जन्म तिथि भी बहुत याद रखें और रचनाओं की सन भी याद रखें। तो चिंतामणि जी की जो रचना है रस विलास जो है वो चिंतामणि की रचना मानी जाती है, जो कि 1630 ईस्वी में रचित है। तो यह चिंतामणि जी की जो जितनी भी यह सभी रचनाएं जो हैं यह 1630 ईस्वी में रचित मानी गई हैं। तो हम इनका जो रचना काल है अलग से नहीं बताएंगे, सभी रचनाएं जो हैं वो 1630 ईस्वी में रचित हैं। रस विलास जो है वो चिंतामणि की मानी जाती है। सिंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, रामायण, रामाश्वमेघ, छंद विचार पिंगल, यह सभी जो हैं वो चिंतामणि जी के द्वारा रचित रचनाएं मानी जाती हैं, जो कि सभी 1630 ईस्वी में रचित हैं। नंबर 4 देखते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र का जन्म जो है वो 1720 ईस्वी में माना जाता है, और उनकी रचनाएं जो हैं रस रत्नाकर जो है 1633 ईस्वी में रचित है। और रसार्व जो है यह भी 1633 ईस्वी में रचित है। और व्रत विचार आध्यात्म प्रकाश
यह सभी जो हैं इनकी 1633 ईस्वी में रचित मानी गई हैं। कुलपति मिश्र का जो जन्म हुआ था वो 1667 ईस्वी में कुलपति मिश्र का जन्म हुआ था। रस रहस्य और संग्राम सार जो है वो कुलपति मिश्र की रचनाएं मानी जाती हैं। रस रहस्य और संग्राम सार जो इनकी रचना है वो 1660 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। नंबर 6 देखते हैं कि कवि देव का जन्म जो है वो 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो रचना है भाव विलास जो है 1689 ईस्वी में रचित मानी गई है। और शब्द रसायन जो है यह भी 1689 में है। मतलब जो कवि देव की जो सभी रचनाएं जो हैं सुख सागर तरंग अष्टयाम यह सभी जो हैं 1689 ईस्वी में रचित मानी गई हैं। तो कवि देव की जो रचना है वो भाव विलास, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, अष्टयाम यह सभी जो है 1689 में रचित मानी गई हैं। नंबर 7 देखते हैं मती राम का जो जन्म हुआ था वो 1617 ईस्वी में मती राम का जन्म माना जाता है। ललित ललाम इनकी जो रचना है यह परीक्षा में बहुत ही पूछी जाती है जो कि 1661 ईस्वी में रचित मानी जाती है। किसमें है? ललित ललाम जो है वो 1661 ईस्वी में रचित मानी जाती है। रस राज जो है वो 1630 ईस्वी में रचित मानी जाती है। मती राम सतसई जो है वो 1681 ईस्वी में रचित मानी जाती है। अलंकार पंचासिका जो है वो 1690 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और छंदसार सार संग्रह जो है वो 1701 ईस्वी में रचित मानी जाती है। तो ललित ललाम, रसराज, मती राम सतसई, अलंकार पंचासिका और छंदसार संग्रह जो है यह सभी मती राम की रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें ललित ललाम और रसराज, अलंकार पंचासिका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है। नंबर 8 देखते हैं। तोप कवि नहीं है, सॉरी यहाँ पर तोस है। तो है तोप कवि नहीं है, यहाँ पर जो है तोस कवि है। यह तोस कवि की जो रचना मानी है सुधा निधि जो है वो तोस कवि की रचना जो है मानी जाती है। नंबर 9 देखते हैं। जसवंत सिंह का जन्म जो हुआ था वो 1629 ईस्वी में जसवंत सिंह का जन्म माना जाता है। भाषा भूषण, प्रबंध चंद्रोदय जो है इनकी रचना मानी जाती हैं। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय जो है वो 1650 ईस्वी में यह दोनों रचनाएं रचित मानी जाती हैं। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय यह 1650 ईस्वी में रचित मानी गई हैं। नंबर 10 देखते हैं। सोमनाथ। तो सोमनाथ जी की जो रचना मानी जाती हैं रस पीयूष निधि जो कि 1737 ईस्वी में रचित है। फिर श्रृंगार विलास जो है यह 1725 ईस्वी में रचित है। सुजान विलास 1730 ईस्वी में रचित है। और पंचाध्यायी और माधव विनोद यह सभी रचना जो हैं सोमनाथ कवि के द्वारा रचित मानी गई हैं। आगे देखते हैं। नंबर 11 है भिखारी दास। भिखारी दास का जो जन्म हुआ था वो 1700 ईस्वी में भिखारी दास का जन्म जो है माना जाता है। और इनकी जो रचना है काव्य निर्णय,
रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, छंदोड़ पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण, शतरंज शतका जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें से काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और छंदोड़ पिंगल जो है और शतरंज शतका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रचना है। इनमें से कोई ना कोई सी रचना जरूर पूछी जाती है। तो नंबर 12 देखते हैं भाषा भूषण। तो भाषा भूषण का जो जन्म माना जाता है वो 1613 ईस्वी में जो है वो भाषा भूषण का जन्म माना जाता है। और इनकी जो रचना है शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी जो सभी रचना हैं वो परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई ना कोई सी अवश्य जरूर पूछी जाती है। नंबर 13 देखते हैं। देखो इसमें कहीं पर छंदो हृदय प्रकाश है, कहीं पर छंदो पिंगल है, कहीं पर छंद इस तरह से है। तो इस तरह की जो रचनाएं आ जाती हैं वो हमें कन्फ्यूजन करने वाली ही होती हैं। तो इसलिए हम ध्यान रखें कि छंदो पिंगल किसकी है, वो भिखारी दास की है। छंदो हृदय प्रकाश जो है वो भाषा भूषण की है। इस तरह के ये 2-3 रचना हैं, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से याद रखें। नंबर 13 है पद्माकर। पद्माकर का जन्म जो है वो 1753 ईस्वी में जो है वो पद्माकर का जन्म माना जाता है। किसमें? 1753 ईस्वी में पद्माकर का जन्म माना जाता है। पद्माभरण जो है वो 1810 ईस्वी में रचित मानी जाती है। जगत विनोद जो है वो 1803 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और प्रबोध पचासा जो है यह 1803 ईस्वी में रचित मानी जाती है। गंगा लहरी जो 1803 ईस्वी में रचित मानी जाती है। राम रसायन भी 1803 ईस्वी में, मतलब यह सभी जो रचना है 1803 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। एक पद्मावरण जो है वो 1810 ईस्वी में रचित मानी जाती है। हिम्मत बहादुर ब्रदावली जो है यह 1792 ईस्वी में रचित मानी जाती है। प्रताप सिंह ब्रदावली जो है वो 1803 ईस्वी में रचित मानी जाती हैं। और यह पद्माकर की जो सभी रचना हैं यह भी पद्म परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से भी कोई ना कोई रचना अवश्य पूछी जाती है। इसलिए यह जितनी भी रचना है इन सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो पद्माकर की रचना जो है वो पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर ब्रदावली आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 14 देखते हैं दूल्हे। दूल्हे कवि कुलकंठावरण जो है यह भी बहुत पूछे जाने वाली रचना है, जो कि कवि दूल्हे के द्वारा रचित मानी जाती है। किसके द्वारा? कवि कुलकंठावरण जो है वो कवि दूल्हे के द्वारा रचित मानी गई है। आगे देखते हैं कि नंबर 15 है लाल कवि। तो लाल कवि के द्वारा जो रचित रचना मानी जाती है छत्र प्रकाश जो है वो लाल कवि के द्वारा रचित रचना जो है वो मानी जाती है। और नंबर 16 देखते हैं रसलीन। रसलीन का जन्म जो है वो 1699 ईस्वी में माना जाता है। अंग दर्पण, रस प्रबोध जो है इनकी रचना है। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। अंग दर्पण जो रचना रसलीन की है, रस प्रबोध रसलीन की है, अंग दर्पण इसमें से परीक्षाएं बहुत पूछी जाती है। नंबर 17 देखते हैं
कि गोप कवि की जो रचना मानी जाती है रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण जो है यह गोप कवि के द्वारा रचित रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 18 है प्रताप शाही। प्रताप शाही जो है वो का जन्म जो है वो 1696 ईस्वी में प्रताप शाही का जन्म माना जाता है और व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 19 देखते हैं बिहारी। बिहारी का जन्म जो है वो 1595 ईस्वी में माना गया है और इनकी जो रचना बिहारी सतसई जो है इनकी रचना मानी जाती है। नंबर 20 देखते हैं रसनिधि जो है वो रसनिधि की जो रचना मानी जाती है रतन हजारा जो है वो रसनिधि के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। नंबर 21 देखते हैं घनानंद। घनानंद का जन्म जो है वो 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है सुजान हित, इश्क लता, वियोग बेली, प्रीति पावस, यमुना यश, वृंदावन शतक, प्रेम पत्रिका, पदावली, कृष्ण कौमुदी आदि जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 22 है आलम। आलम का जन्म जो है वो 1683 ईस्वी में माना जाता है। उनकी जो रचनाएं मानी जाती हैं माधवानल, कामंद कला, आलम केली जो है वो आलम की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं नंबर 23 देखते हैं बोधा। बोधा का जन्म जो है वो 1767 ईस्वी में माना जाता है। किसमें? 1767 ईस्वी में बोधा का जन्म माना जाता है। बिरह बारिश और इश्क नामा जो है वो बोधा की रचना मानी जाती हैं। यह रचनाएं दोनों रचनाएं जो हैं यह भी बहुत पूछी जाती हैं। तो हमने इस क्लास में जो सबसे ज़्यादा रचनाएं आने वाली और सबसे ज़्यादा कवियों की जो रचनाएं बनती हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया है। इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं छूट सकता है। नंबर 24 देखते हैं ठाकुर। ठाकुर का जन्म जो है वो 1792 ईस्वी में हुआ था और ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 25 देखते हैं दुजदेव। दुजदेव जो है यह भी रीति काव्य के कवि माने जाते हैं। सिंगार लतिका और सिंगार बत्तीसी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इनकी रचनाएं भी बहुत पूछी जाती हैं। नंबर 26 देखते हैं कवि ब्रंद। कवि ब्रंद की जो रचनाएं मानी जाती हैं ब्रंद सतसई, भाव पंचासिका, बारहमासा, सिंगार शिक्षा जो है वो कवि ब्रंद की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 26 देखते हैं बेताल कवि। बेताल कवि की जो रचना है विक्रम सतसई जो है वो बेताल कवि की जो रचना मानी जाती है। नंबर 27 देखते हैं रहीम। रहीम का जन्म जो है वो 1556 ईस्वी में रचित माना जाता है। बरवे नायिका भेद और नगर शोभा जो हैं इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। मदनाष्टक भी इनकी रचना मानी जाती है जो कि खड़ी बोली में रचित मानी गई है। और रहीम जो है वो अकबर के समकालीन कवि माने जाते हैं। नंबर 28 है विश्वनाथ सिंह। तो आनंद रघुनंदन जो है वो विश्वनाथ सिंह की जो है वो रचना मानी जाती है। तो आज की क्लास में रीतिकाल के सभी के कवियों को और उनकी रचनाओं को कंप्लीट कर दिया गया है। आपकी एक क्लास से रीतिकाल कंप्लीट हो जाएगा और अगली क्लास में हम इनसे संबंधित प्रश्नों को लेके आएंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही निःशुल्क निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,
जय भारत।